स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं पुनः आपके लिए हाजिर हूँ और इस समय चैप्टर सॉल्यूशन कवर किया जा रहा है और सॉल्यूशन के कौन से टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट के जरिए। ये मैं बात करने जा रहा हूँ राउल्ट्स लॉ की। थोड़ा समय देखिए समझिएगा, राउल्ट्स लॉ क्या होती है इस पे बात करूँगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम राउल्ट्स लॉ का इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को देखिए, बहुत क्वेश्चन देखने में इजी ही लग रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। कहने का सीधा सा सेंस ये समझ लो, एक सोल्यूशन तैयार किया गया वाटर में सॉल्यूट को डिजॉल्व करके। वाटर में हमने क्या किया, सॉल्यूट को डिजॉल्व किया। ये सॉल्यूट आपका कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब वेपर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। जबकि वाटर कैसा होता है, वाटर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब हो गया ये वेपर फॉर्मेशन कर सकता है। तो वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे दिया गया, वो कितना दिया गया, 12.3 किलो पास्कल, ये दे दिया गया है भाई। और आपको वेपर प्रेशर किसका निकालना है, वेपर प्रेशर किसका निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कितना होता है। जबकि आपको क्या दिया गया है, सोल्यूशन किस कंसंट्रेशन का बनाया गया है, वो 1m। ये m किसको डिनोट करता है, ये मोललिटी को डिनोट करता है, मोललिटी को, राइट। हम बात करेंगे आगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट हम राउल्ट लॉ पे आते हैं कि राउल्ट लॉ क्या कहता है। देखिए जो राउल्ट लॉ आपका बनाया गया था, पहले आपको इसे समझना होगा कि राउल्ट लॉ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो राउल्ट लॉ कौन थे, राउल्ट थे क्या, ये फ्रेंच केमिस्ट थे। पहली बात, ये फ्रेंच केमिस्ट थे और इनका पूरा नाम भी दिया गया है, एनसीईआरटी की ये लाइन भी है, फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट। क्या किया था इन्होंने 1886 में क्या किया, गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब किस तरीके की रिलेशनशिप की इन्होंने बात की थी। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने जो बात की थी कि अगर आप दो लिक्विड का मिक्सचर लेते हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, दो लिक्विड का अगर मिक्सचर लेते हैं और ये दोनों लिक्विड अगर वोलेटाइल हैं, अगर ये दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा कि ये दोनों वेपर प्रेशर बना रहे हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वेपर बना रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इनका वेपर प्रेशर मान लीजिए पहले लिक्विड का P1 है और दूसरे लिक्विड का P2 है, और जो लिक्विड की अमाउंट आपने ली है या सॉल्बिलिटी की बात कर लें, वो मान लीजिए आपने x1, पहले का मोल फ्रैक्शन x1 है, दूसरे लिक्विड का x2 है। तो इसके बीच रिलेशनशिप या यही दे रहा है कि फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट ने क्या दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम यानी ये बात की जा रही है लिक्विड सोल्यूशन की। जब हम लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं, दो लिक्विड सोल्यूशन ले रहे हैं और दोनों क्या हैं, दोनों वेपर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वेपर फॉर्मेशन कर सकते हैं तो भाई जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशनशिप होगा P1 और X1 के बीच, क्या रिलेशनशिप होगा P2 और X2 के बीच, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया था इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा, राउल्ट ने कहा कि स्टेटमेंट इनका है, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल एक सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है,
जिसमें लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, कोई भी लिक्विड 2 है, और ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, वेपर फॉर्मेशन कर सकता है, वेपर फॉर्मेशन कर सकता है। तो फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लिक्विड 1 वेपर प्रेशर P1 क्रिएट करती है, लिक्विड 2 वेपर प्रेशर P2 क्रिएट करती है, और लिक्विड 1 की जो अमाउंट है वो x1 है, लिक्विड 2 की अमाउंट जो है वो x2, एक की x1 है, एक की x2 है। तो ये कहा गया कि P1, देखिए पहला दिया गया है फॉर द कंपोनेंट 1, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब रिप्लेस किया गया है तो P1 नॉट से रिप्लेस किया जा रहा है, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस किया जा रहा है किससे, P1 नॉट से रिप्लेस किया जा रहा है, इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर रहे हैं P1 नॉट से। P1 नॉट है क्या, ये भी बिल्कुल क्लियर है कि P1 नॉट क्या है। P1 इज़ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है आप प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर, प्योर कंपोनेंट, यानी जब ये लिक्विड 1, ये आपका लिक्विड 1 है, ठीक है, ये लिक्विड 1, सिर्फ लिक्विड 1 है, इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कहलाएगा, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कराएगा, और प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हम P1 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही लिख दिया गया। इसी प्रकार से देखिए क्या है कि हम बात कर लें P2 की, तो P2 भी तो वही होगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, P2 नॉट x2, जो कि आपके सामने ये बना दिया गया। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गई। ये राउल्ट्स ने शुरू में यही दिया था कि आपके पास मिक्सचर है दो लिक्विड का और दोनों वोलेटाइल हैं, तो उनके पार्शियल प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन, उनके पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होगा, मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होगा, ये दिया था। इतनी क्लियर है। आगे चलते हैं, इसके अगले पड़ाव पे आते हैं। फर्दर क्या हुआ कि ये देखा गया कि जब किसी सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, जैसे आपका H2O, ये वोलेटाइल है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे आपका NaCl है, ये वेपर फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका यूरिया है NH2CONH2, जैसे आपका ग्लूकोज है, ये सभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, ये वेपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं, डिजॉल्व किया गया। तो क्या देखिए कि अभी जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर वो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो लेस हो जाता है, वो कम हो जाता है। मतलब ये है कि आप यूँ कह लो कि एक सॉल्यूशन में अगर ये बाइनरी कंपाउंड है, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट ही क्रिएट कर रहा है, और जब आप लिक्विड लेते हैं यानी सॉल्वेंट लेते हैं, तो उस दशा में भी वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, सॉल्वेंट ही क्रिएट कर रहा है। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसको आप P1 से लिख दो, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिसको आप P1 नॉट से रिप्रेजेंट करो, दोनों में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन में P1 कम होगा, यानी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा। अब आप ये सोचो क्यों कम होगा,
भाई कम इसलिए होगा क्योंकि अगर जब ये प्योर लिक्विड है तो पूरे सरफेस से लिक्विड वन पूरे सरफेस से क्या हो रहा है, वेपर वेपर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, कोई नॉन वोलेटाइल को डिजॉल्व कर दिया। ये आपने H2O लिया या लिक्विड वन लिया और इसमें NaCl को डिजॉल्व किया। अब क्या होता है, पूरे सरफेस से, इंटायर सरफेस से वेपर नहीं बन रहा है, इसीलिए वेपर प्रेशर में कमी होती है, यानी P1 इज लेस दैन P1 नॉट। ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, P1 इज लेस दैन P1 नॉट। P1 सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये P1 क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और P1 नॉट क्या है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो P1 हमेशा कम होगा, P1 नॉट ज़्यादा होगा। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे कि राउल्ट लॉ को हम आगे अगर देखें तो वो वही कह रहा है कि फॉर एनी सोल्यूशन, मतलब अब एनी सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे आपने जो सोल्यूशन लिया है वो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन लिया है। प्रथम जो इन्होंने दिया था वो उन्होंने लिक्विड दिया था, अब हमने ले लिया सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। तो फॉर एनी सोल्यूशन अगर हम वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर देखें, वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ये इसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। इकाई 1 भी पढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर आपको ये मिल जाएगा P1 इक्वल टू X1 P1 नॉट। अब यहाँ हम X2 लेंगे ही नहीं, हम यहाँ P2 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट 2 जो हमारा है, कंपोनेंट 2 वो वेपर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। कंपोनेंट 2 वेपर नहीं बना सकता है, तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। अब आगे क्या हुआ, आपको ये मिल गया। तो देखिए रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर अगर निकाला जाए, आप सॉल्वेंट, रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर में कमी हो रही है वो क्या हो जाएगी, उसको आप डेल्टा P1 लिख सकते हो, डेल्टा P1। और ये कैसे मिलेगा, ये P1 नॉट ज़्यादा है, P1 नॉट से हम P1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, P1 नॉट से P1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो किया गया, ये आपका किया गया, राइट, ये देखिए किया गया। अब P1 की वैल्यू को क्या किया गया, P1 की वैल्यू को कहाँ से लिया गया, P1 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 से लिया गया, इक्वेशन 1 से। तो P1 नॉट माइनस ये हो जाएगा P1 नॉट X1, ये आपका आ जाएगा P1 नॉट X1। हमने ले लिया P1 की वैल्यू को, तो यहाँ भी वही किया गया, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1। फिर फर्दर क्या किया गया, इसमें P1 नॉट को कॉमन ले लिया जाए। तो P1 नॉट को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम लिख देते हैं P1 नॉट 1 माइनस X1, ये आ जाएगा। इसमें कॉमन लोगे, ये P1 नॉट लिया तो 1 आ गया, और इसमें P1 नॉट अपान P1 नॉट कैंसिल X1, तो ये आपका आ गया P1 नॉट 1 माइनस X1, राइट। अभी आगे आते हैं, देखिए क्या है फर्दर। अगर देखें, अगर हम फर्दर बात करें, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये हमें पता है कि अगर एक मिक्सचर लिया जाता है तो मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, बाइनरी कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। इस दशा में अगर हमें X2 निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस X1। तो इस इक्वेशन में यही किया गया, यहाँ 1.23 लिख दिया गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि X2 इक्वल टू 1 माइनस X1, तो इस 1 माइनस X1 को X2 से रिप्लेस कर दें। जब हम X2 से रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा डेल्टा P1 इक्वल टू X2 P1 नॉट। 1 माइनस X2 ये रिप्लेस हो रहा है किससे, X2 से, P1 नॉट रहेगा, ठीक है। अभी फर्दर एक थोड़ा सा
शॉर्टकट लिया गया है कि ये इक्वेशन मान लीजिए आपकी 2 है, इक्वेशन 2 को हम क्या करें, P1 नॉट से डिवाइड कर दें। तो P1 नॉट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा P1 अपान P1 नॉट, और इधर भी हो जाएगा x2 P1 नॉट, P1 नॉट कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा डेल्टा P1 अपान P1 नॉट। डेल्टा P1 क्या है, डेल्टा P1 है, ये है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये देखो लिख दिया गया, और P1 नॉट को एट इज रहने दो, और इसके राइट साइड में आ जाएगा x2। तो मतलब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मिला है वो ये मिला है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्या मिल गया P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2 ये हो जाएगा। अब ये देखो एक चीज़ और भी, एक पॉइंट इसमें ये है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्ट्स लॉ किसी ने पूछ दिया तो आप ये भी कह सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जस्ट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी लंबा समय भी हो रहा है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था देख लीजिए। आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का था, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी गई थी 1m, और 1m का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। तो इसका मतलब मोल ऑफ द सॉल्यूट आपको मिल गया 1, क्वेश्चन में हो गया कि 1 मोल को डिजॉल्व किया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1000 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमें उसका मोल निकालना पड़ेगा, तो H2O के हिसाब से मोलर मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 16 = 18 ग्राम मोल इनवर्स, जो कि यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आप मोल्स ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट निकाल लीजिए, तो ये होता है मास अपान मोलर मास, 1000 अपान 18 इक्वल टू आ गया 15.55, ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है 15.55 मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन आप लिख सकते हो, ये विजिबल नहीं हो रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, तो काई बी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, Na + Nb, जहाँ Na किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, इसीलिए तो वाटर के मोल्स को निकाला गया था, और Nb सॉल्यूट का है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखिए क्वेश्चन में आगे दे रहा है, क्या दे रहा है कि x इक्वल टू यानी काई इक्वल टू Nb, ये लिखा गया है Nb अपान Na + Nb, ये हो जाएगा। तो Nb की वैल्यू आपको मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है 1, और Na की वैल्यू आपने निकाली है 15.55, तो 1 + 15.55 इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.0177। ओके, अब आपको मोल फ्रैक्शन भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ को अभी मैंने जस्ट फिनिश किया है। राउल्ट्स लॉ में क्या कहा गया कि ये आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, ये किसके बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो वैल्यू रख दीजिए, P1 नॉट की वैल्यू पहले ही 12.3 दी गई है, P1 की वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम देखिए वैसे ही फिर से लिख दें 12.3 माइनस P1 अपान 12.3, यही रखा गया है, और ये कितने के बराबर है, 0.00177 के बराबर है। अब देखिए क्या किया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, तो ट्रांसफ़र करने पे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12.3
12.3 माइनस P1 इक्वल टू ये हो जाएगा 12.3 इंटू 0.0177 जो मैंने यहाँ किया है, ठीक है। 12.3 माइनस P1 इक्वल टू 12.3 इंटू 0.177, इसकी वैल्यू आ गई 0. कितनी आ गई 2177, राइट। इतना तक क्लियर है। अभी आगे देखो, बहुत सिंपली प्रोसीजर है। वो क्या है कि जब आप इसको क्या करो 12.3 को उधर ना भेजो, P1 को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.3 माइनस 0.2177, और इस तरीके से आपका आंसर 12.8 किलो पास्कल आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी लाभ मिले, राइट।